So, hello everyone, a very good morning to all of you, my future doctors. आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड जो भी चीज़ें हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है हमारे पास जो फ्यूचर चैप्टर्स आएंगे उसमें। सो आज इस क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फोकस बना के रखिए और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डेटा। बिकॉज काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि चीज़ें समझ में आ जाती है बट जब क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं तो दे डू नॉट नो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है। दे आर लाइक फेड अप कि यार फॉर्मूले तो इतने ही है बट फिर भी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ रही है। तो आपको एक अप्रोच सीखनी है। मेरे से जो भी चीज सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, अप्रोच सीखेंगे कि व्हाट इज योर अप्रोच, और उस अप्रोच के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली मैं आपको करवाऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास काइनेमेटिक्स में यूज होती है एंड अदर देन दैट हम आज इस पे फोकस करेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा इस एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दिस मस्ट बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको 4 मार्क्स मान के चलने की फ्री में आपको मार्क्स मिल गए हैं। बिकॉज अगर मैं कहूं कि एनटीए जो हमारा पास एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो आपका नीट एग्जाम कंडक्ट कराएगी अगर कुछ चेंजेस हमारे पास नहीं होते हैं नीट 25 या 26 में, सो एनटीए ही करवाएगी। और एनटीए की अगर मैं बात करूं तो एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ये हमारे पास, जो भी वहां पे टीचर्स बना रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं हमारे पास, अगर हम जेई की बात करें तो जेई में भी क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आते हैं और नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैं कहता ही हूँ, और सारी क्लास ही इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स की। देखिए बहुत बार ऐसा रहेगा कि मैं आपको, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं एनसीईआरटी से तो वहां पे दिखेगा आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने भी चैप्टर का नाम लिखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद सब टॉपिक्स रखा है कि काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, काइनेमेटिक्स। ये जो वर्ड काइने है हमारे पास, जब मैं काइनेमेटिक्स यूज कर रहा हूं, सो काइने स्टैंड्स फॉर मोशन। काइने कहीं पर भी वर्ड आता है इसका मतलब रहता है कि मोशन। मोशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट, हमारे पास कोई मूवमेंट हो रही है। और ये जो मैटिक्स हमारे पास टर्म है, तो मैटिक्स तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैथ्स वगैरह में भी पढ़ी है मैथमेटिक्स। तो मैटिक्स का मतलब हमारे पास होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स कि काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जो मोशन हमारे पास है, जो मोशन हमारे पास हो रहा है यानी कि मूवमेंट जो हमारे पास हो रही है, उन्हीं की हम क्या करेंगे, यहां पे मेजरमेंट करेंगे। और यहां पर हम जब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, जो मोशन हमारे पास हो रहा है, जो पोजीशन चेंज होगी, मूवमेंट हमारे पास होगी, हम उसी से जो एसोसिएटेड डेटा रहता है उन्हीं की मेजरमेंट करेंगे। वी विल नॉट कंसीडर कि उस मोशन को करवाया किसने, तो हम कॉज पे, कि कॉज क्या रहा, कि इतना अगर मोशन किया तो किसने किया, कितनी फोर्स लगी। वी आर नॉट गोइंग इन टू डेट कंसर्न। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अच्छा ठीक है, चीज स्टार्ट हुई थी, खत्म हमारे पास हो गई, तो कैसे हमारे पास चीज जो है वो चल रही है। ठीक है, सो यहां पर है काइनेमेटिक्स, वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन में आपको नहीं जाना है। देन अगर मैं टाइप्स कहूं कि हमारे पास कितने टाइप्स आप यहां पर पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स जो आपको फेमिलियर हो जाना है, तो हमारे पास एक रहता है 1D, जिसको हम कहेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक मैं कहूंगा मोशन 2D। 2D में हम लेके चलेंगे प्लेन, यही हमारे सिलेबस में है, 3D हमारे सिलेबस में नहीं है। एक प्लेन हमारे पास रहेगा 2D। प्लेन में भी अगर मैं बात करूं तो मेनली हम कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे प्लेन में। प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा रिवरमैन प्रॉब्लम यहां पर हमारे पास आती है। रिवरमैन प्रॉब्लम के अलावा रेनमैन प्रॉब्लम भी हमारे पास जो है वो भी यहीं पर कंसिडर होती है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन में। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेटिव टाइप का मोशन भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक्चुअली मोशन तो रिलेटिव ही होता है, तो रिलेटिव मोशन भी हम पढ़ेंगे 1D और 2D दोनों में ही, कि 1D में कैसे हैंडल करेंगे और 2D में कैसे हैंडल करेंगे। और इसके साथ साथ एक बेसिक मैथ्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हमने कहा था वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का भी जो कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर कैसे यूज होता है उसको भी मैं यहीं पर करवाता हुआ चलूंगा, क्योंकि जब आप पैकेज सॉल्व करेंगे तो पैकेज में मे बी कि आपको वेक्टर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वहां पे मिल जाए।
ठीक है, अगर आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का देखेंगे तो दे यूजुअली प्रिफर कि काइनेमेटिक्स के साथ साथ वेक्टर्स के भी क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स है, इसमें हमें पूरी की पूरी चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैं इसको अगर हाईलाइट करना चाहूँ तो 1D आपके पास है, 2D आपके पास है, और यहाँ पे रिलेटिव मोशन आपके पास है। 2D 1D को हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, 2D को हम प्लेन भी कहते हैं, और रिलेटिव मोशन हमारे पास चलेगा। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। सो अब आपका दिमाग जो है ना वो सेट हो जाना चाहिए कि यार काइनेमेटिक्स मतलब ये तीन चीजें होती हैं। अब इस तीन चीजों में से जो आपको दिक्कत दे वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स बोलता हूं, बच्चा ये बोलता है कि सर मुझे पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया। अरे भैया, पूरा चैप्टर क्यों नहीं समझ में आया? या तो आपने क्लासेस बिल्कुल मिस कर दी, या फिर आपने बिल्कुल भी खुद से कोशिश नहीं करी। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं तो आई एम गिविंग माई बेस्ट, बेस्ट दे रहा हूं मैं। गुड पे भी मैं जो है वो मैं सेटिस्फाई नहीं होता। जब मेरी तबीयत खराब थी, अगर पीछे कुछ क्लास में तबीयत खराब थी, सो उस क्लास में भी मैंने सोचा कि मैं बेस्ट आपको प्रिफर दूं, बेस्ट चीज मैं आपको प्रोवाइड करूं जो भी मैं दे सकता था। मैंने चाहे 1 घंटे की क्लास ली, बट वो मैंने आपको बेस्ट दिया। तो बेस्ट आपको अपने आप से निकालना है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं काइनेमेटिक्स में डेटा की बात करूं तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, देखिए चीज चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कोई घोड़ा भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है, बिल्ली भाग रही है, ये सब सबको पता लग रहा है कि हमारे पास क्या है, मोशन हो रहा है। तो ये तो कोई भी बता देगा कि यार चल रहा है, ये गाय चल रही है, भैंस चल रहा है, गाय गोबर कर रही है तो गोबर वहां से आया और नीचे की तरफ ऐसे आके गिर गया, कोई भी बता देगा। बट अगर आप उससे एसोसिएटेड डेटा की बात करें तब आप कहेंगे कि आपने कुछ पढ़ाई करी है, फिजिक्स की पढ़ाई करी है। यानी कि मैं यहां पर जो है वो डेटा को एसोसिएट कर सकता हूं जो भी हमारे पास चीजें चल रही हैं उनसे। सो आई हैव टू एसोसिएट डेटा विद एवरीथिंग जो भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो डेटा हमें क्या करना है, वहां से एसोसिएट करना है। क्या इस चीज को समझ रहे हैं? तो काइनेमेटिक्स में हमारे पास डेटा रहता है, यानी कि जब हम मेजरमेंट करेंगे तो इस मेजरमेंट में हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है, और वही जो डेटा की रिक्वायरमेंट है उसी को हमें यहां पर देखना है कि कैसे यहां पर हमारे पास काम हो रहा है। ठीक है, चलिए तो पहली चीज की बात करते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं जिसके लिए आज ही हमारे पास क्लास है, तो मैं आपको यह चीज बता दूं कि हमारे पास सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, ये 8 पैरामीटर अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के पैरामीटर हैं, कॉन्सेप्ट आपका यहीं से बिल्ड होगा। ये इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि असली में इसका मतलब क्या है और क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। ये दो तरीके अगर आपको आ गए कि मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में क्वेश्चन में जब हम लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में लगाएंगे, और इसके साथ साथ इसको यूज कैसे किया जाता है, बस ये चीज सोचनी है। समझ में आया? तो मैं ये भी बता रहा हूं कि हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि हाउ टू थिंक। मेरा मेन फोकस रहेगा हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक आप अपने आप सोच लेंगे कि क्या सोचना है। तो पहली चीज अगर मैं यहां पे बोलूं कि जो हमें चीज पढ़नी है, डेट इज पोजीशन वेक्टर, अभी हम पढ़ेंगे। सेकेंड चीज जो हम पढ़ेंगे यहां पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, सेकेंड थर्ड। फोर्थ चीज यहां पे वेलोसिटी के बारे में, फिफ्थ चीज स्पीड के बारे में, सिक्स्थ एवरेज वेलोसिटी, सेवंथ एवरेज स्पीड, एट्थ हमारे पास एक्सेलरेशन। इसको मैंने एवरेज और इंस्टेंटेनियस नहीं रखा बिकॉज बहुत ही कम हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वेलोसिटी मतलब हम एवरेज ही कंसीडर करते हुए चलेंगे। यहां तक की बातें क्लियर होती क्या है भाई? यही चीज देखेंगे अभी, दिमाग में मतलब चीजें डालते रहो कि 8 पैरामीटर्स आपको जो है वो बढ़िया तरीके से रखने हैं। फिर हम आगे आते हैं। सबसे पहली चीज बात करते हैं, एलविना गुड मॉर्निंग, एंड सही टाइम पर आए कि अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से करना स्टार्ट किया है कि काइनेमेटिक्स के जो 8 पैरामीटर्स होते हैं उनको समझने की यहां से हमने स्टार्ट करी है। इससे पहले जो चीजें चल रही थी वो बेसिक चल रही थी। तो अगर मैं सबसे पहली चीज बात करूं जो आपको पता होनी चाहिए काइनेमेटिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स में, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। क्योंकि अगर हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन का मतलब रहती है मूवमेंट, और मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पोजीशन चेंज तो तब बताएंगे ना जब हम ये बता पाएं कि उसकी पहली पोजीशन कहां पर थी। भाई अगर कोई चीज मूव कर रही है यानी कि अपनी जगह से छोड़ के वो दूसरी जगह पर जा रही है, तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि पहली जगह कहां थी और नेक्स्ट जगह हमारे पास कहां पर है।
तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास कैसे शो कर सकते हैं? तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन चाहिए। कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं होता, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास होता है उसी चीज को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। मैंने कह दिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, आपके पास वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की अगर इफ वी रिक्वायर एनीथिंग तो हम उस जेड एक्सिस को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब कहीं पर भी कोई लोकेशन अगर आपके पास है, लेट मी से कि मेरे पास पी पॉइंट है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, और इसी पी पॉइंट को मैंने कह दिया कि कोई लोकेशन इसकी होगी, तो यानी कि इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। नॉर्मली हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। और ये जो एक्स वाई जेड हमने कंसिडर किया है, इसका मतलब ये जब हम एक्स वाई जेड बताते हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने पहले से रेफरेंस ले रखा है कि एक्स मतलब क्या है, कि कहीं पर एक हमारे पास ओरिजिन होगा जहां से हम चीजों को देख रहे हैं, और वहां से इसने इस ऑब्जेक्ट का एक्स डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल हो चुका होगा। फिर यहीं से हमारे पास वाई अगर हम कहें तो वाई भी हमारे पास आ गया होगा। आपको सिंपली क्या करना होता है, पोजीशन वेक्टर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, निकालना है, तो आप सिंपली क्या करिए, ओ से पी तक एक वेक्टर बना दीजिए। ओ से पी तक एक वेक्टर बना दीजिए, और ये जो ओपी वेक्टर आपके पास है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। यहां से अगर मैं पोजीशन वेक्टर बताना चाहूं तो ये जो ओपी वेक्टर आपके पास है यही पोजीशन वेक्टर है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही पोजीशन वेक्टर है। सो जब मैं पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं तो पोजीशन वेक्टर का जो रेफरेंस हमारे पास होता है, रेफरेंस हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास ओरिजिन रहेगा। रेफरेंस की अगर हम बात करें सो रेफरेंस ऑलवेज टू बी द ओरिजिन। ये हमारे पास हमेशा क्या है, ओरिजिन रहता है। तो यहां पे लिखा है पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू हेल्प अस फाइंड द लोकेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हमारे पास उसकी पोजीशन है, ये हेल्प करने में हमें फायदा देता है। दूसरा, पोजीशन वेक्टर यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम, तो हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो यूजुअली स्टार्ट्स एट द ओरिजिन। तो हमारे पास ये क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। समटाइम्स वी मे रिक्वायर अनदर वेक्टर जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट अभी आप धीरे धीरे चीजें समझिए, मैं आपको वो भी चीजें बता रहा हूं जो वेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। when it's about kinematics you have to like rely on me। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि काइनेमेटिक्स आपको इसके बाद कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। क्वेश्चंस को आपको पता रहेगा कि कैसे अप्रोच सोल्व करनी है। तो पहली चीज आपको समझ में आ रही है कि पहली चीज हमारे पास क्या है, लोकेशन तो पता हो कि किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अपना कमरे में जिसमें आप बैठे हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप इमेजिन कर लो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चूज कर लो। भाई जिस लैपटॉप स्क्रीन पे मोबाइल पर आप मुझे देख रहे हो उसी को इमेजिन कर लो। मान लो ये एक लोकेशन इसकी हो गई है, हो गई लोकेशन। अपने आप को ओरिजिन मान लो। अब अपने आप से आपका जो लोकेशन, आपकी जो कैमरा है, कैमरा नहीं तो वो जो आपका लैपटॉप है, उस लैपटॉप से अपना डिस्टेंस निकाल लो, वही पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, चलिए आपने ओरिजिन मान लिया। अब पोजीशन वेक्टर को अगर हम बोलें, यहां पर दोबारा से देखिए, मैं आपको यहां पे चीजें थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की भी बता रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर क्या है। एक वेक्टर ही है जो इंडिकेट करता है आइदर दी पोजीशन। हमारे पास क्या शो करेगा, हमारे पास आइदर या तो पोजीशन शो करेगा और दी लोकेशन ऑफ एनी गिवन पॉइंट, या फिर हमारे पास लोकेशन वही है, पोजीशन ही है, विद रेस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्रेटरी रेफरेंस पॉइंट लाइक दी ओरिजिन। द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि डायरेक्शन हमारे पास पोजीशन वेक्टर की क्या होती है। तो ये ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन, आपके पास ओरिजिन से जो जिस भी पॉइंट तक आप जा रहे हैं वो आपके पास रहती है। ये मैंने आपको बताई दिया है, बस ये यहां से डेफिनेशन से आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन है, विच वेक्टर इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट विद रेफरेंस टू इट्स ओरिजिन। कौन सा वेक्टर हमारे पास होता है जिसको हम यूज करते हैं, है ना, ये लिखा ना, विच वेक्टर इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमारे पास है विद रेफरेंस टू ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन के रेफरेंस से मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? अरे अभी बताया, एलिना, एल पोजीशन वेक्टर हमारे पास आएगा। देखो मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से लिख लेता हूं, है ना। सो हमारे पास यहां पे इसका आंसर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अगला वेक्टर आपके पास रहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो व्हाट डज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शोज? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास शो करता है, ऐसा बहुत ही कम होगा कि हमें पहले से बता के रखे कि ओरिजिन कहां पर है। समटाइम्स इट माइट बी कि ओरिजिन हमें खुद ही चूज करना पड़ जाए। तो अगर कोई भी रैंडम वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं, जैसे इस तरीके से मैंने यहां पर एक्स वाई ऐसे बनाया, एक पॉइंट मैंने ले लिया P, इसका कोऑर्डिनेट मैंने रख दिए x1 y1 z1, एक और P1 पॉइंट मान लीजिए इसको, एक और दूसरा पॉइंट है P2, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 z2। दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है और ये हमारे पास ओरिजिन है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ये OP1 एक पोजीशन वेक्टर है, OP2 एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर मेरे पास एक तो पोजीशन वेक्टर आएगा OP1 वेक्टर और दूसरा पोजीशन वेक्टर रहेगा OP2 वेक्टर। जब भी मैं रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेके चल रहा हूं तो डेट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। बट अगर मैं P1 और P2 का डिस्टेंस निकालना चाहूं, अगर मैं P1 और P2 का डिस्टेंस निकालना चाहूं तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम ऐसे ले लेते हैं इस तरीके से, कहां से स्टार्ट हुए वो देख लेना। तो मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना है, इसको मैंने एंड पॉइंट माना है, और मेरे पास P1 P2 वेक्टर जो है, ध्यान से देखेंगे मैं बात कर रहा हूं P1 P2 वेक्टर, स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टार्ट मैंने यहां से किया, एंड कहां पर हो रहा है, एंड मेरा P2 पर हो रहा है। तो इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जो एंड वेक्टर का कोऑर्डिनेट आपके पास है उसको पहले लिखिए, यानी कि x2 माइनस लिखिए x1 और लगा दीजिए आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये जो आपने निकाला है दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो आपके पास है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमारे पास कोई भी रेफरेंस हो सकता है। यहां पे मैंने कोई भी रेफरेंस ले लिया, यहां पे मैंने P1 को रेफरेंस मान लिया, P2 को निकाल रहे हैं, मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। या फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप मान लीजिए कि आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दैट मींस यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन, आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि आपके पास इनिशियल पॉइंट का है और फाइनल पॉइंट का है, आपको बीच से कोई मतलब नहीं है कि बीच में क्या हो रहा था। कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आप निकाल सकते हैं, यहां पे मैंने आपको बताया। क्या बात समझ में आ रही है? बाद में जब डिस्टेंस वगैरह निकालना होगा उसको हम अलग से देखेंगे, बट आई होप कि ये चीज समझ में आ रही है। एलवीना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज कि किसी भी चीज की अगर लोकेशन मुझे निकालनी है तो लोकेशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज, रेफरेंस में लेके चलूं ओरिजिन, ओरिजिन को रेफरेंस मान के चलेंगे तो डेट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। और अगर हम किसी भी पॉइंट को लेके चल रहे हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देंगे। ठीक है, चलिए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। हमारे पास P पॉइंट है 2,3,5, Q पॉइंट हमारे पास है 4,7,6। PQ वेक्टर निकाल दीजिए, वेक्टर PQ। PQ वेक्टर जल्दी, ये PQ वेक्टर। दो पोजीशंस आपको दी रहेगी, आपको कभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालना पड़ जाए तो आपको इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि PQ वेक्टर बोल रहा है यानी कि वो P आपके पास इनिशियल होगा, Q आपके पास फाइनल होगा। फाइनल के कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल के कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 माइनस ऑफ 2 आई कैप लगाएंगे, प्लस 7 माइनस 3 जे कैप लगाएंगे, प्लस 6 माइनस ऑफ 5
के कैप लगाएंगे तो आपके पास पी क्यू वैक्टर आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, ये आपके पास आ जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए, आपसे पूछे कि बताइए मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, तो ये तो मेरे पास वेक्टर हो गया। अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास 4 + 16 प्लस 1 √21। अगर आपसे डायरेक्शन पूछे कि डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, डायरेक्शन आपके पास पी क्यू की कैप, और पी क्यू की कैप कैसे निकलती है, पी क्यू का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्यू। सो इसी को आप लिख सकते हैं 2/√21 i कैप प्लस 4/√21 j कैप प्लस 1/√21 k कैप। सो दिस इज हाउ कि हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ओके, नाउ नाउ अब हमें पता लगा कि अगर किसी की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, उसी के बाद तो चीजें स्टार्ट होगी। भाई काइनेमेटिक्स का मतलब है कि पोजीशन, हमें क्या करनी है, पोजीशन चेंज को देखना है। मान लीजिए कि मुझे देखना है, मैं पत्तों को देख रहा हूं बैठ के, मैं बैठ के एक पेड़ को देख रहा हूं और पेड़ में देख रहा हूं कि पत्ते क्या है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो पत्ते की लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि पत्ता ठीक है आगे गया, उसकी लोकेशन चेंज हुई, फिर पत्ता पीछे आया, फिर हमारे पास लोकेशन चेंज हुई, आगे पीछे जो पत्ता जा रहा है उसकी भाई लोकेशन पता होगी, तभी तो हम चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने वही किया, पत्ता तो मैंने ऐसी रैंडमली ले लिया। भाई कोई गाड़ी है, आप जहां से देख रहे हैं किसी गाड़ी को, जहां से आप खड़े हुए किसी गाड़ी को देख रहे हैं, तो आप एक मानेंगे कि वहां पे कितनी दूर आपके पास गाड़ी है, पहले वो तो पता होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे। नाउ अब जब हमारे पास पोजीशन चेंज होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने देखना स्टार्ट किया और उसने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि आपको पूरे का पूरा रास्ता पता है कि अच्छा पहले ये ऑब्जेक्ट यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, और फिर यहां गई, और फिर बाद में कहां गई। अगर आप उसकी हर लोकेशन का ध्यान रखना चाह रहे हैं तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया जब अपनी वो पोजीशन चेंज कर रही थी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जब जा रही थी, यानी कि अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जब वो जा रही थी ऑब्जेक्ट, और उसने एक्चुअली कितना पार्ट ट्रेवल किया, अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। इमेजिन करिए आपके पास एक नई साइकिल है, आप रोज साइकिल अपने घर से चलाते हैं, लेके जाते हैं कहीं, पार्क में जा रहे हैं और पार्क में चला के फिर आप वापस अपने घर पर आ जाते हैं। पर जितनी साइकिल आप चलाएंगे, जितने किलोमीटर चलाएंगे, साइकिल के जो टायर है वो घिसेंगे, घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे। आपने अपने दोस्त को दे दी, वो बहुत चला रहा है, वो बिल्कुल रगड़ के लेके आ रहा है उसको साइकिल को, तो जितने किलोमीटर चलेगी उतने आपके साइकिल के टायर घिसेंगे। दैट मीन्स कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि क्या पाथ वो ट्रेवल कर रहा है टायर, क्योंकि उसकी वजह से हम उसको टायर को चेंज करना हो या फिर उसकी जो टायर की लाइफ रहेगी वो डिसाइड होगी। तो डिस्टेंस का मतलब आपके पास रहता है कि जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है या एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है जब वो मूव कर रही है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, हम मान के चल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच बना रखी है, यू मे बी थिंकिंग कि ये सर ये स्मार्ट वॉच क्यों बना रखी है। तो ये स्मार्ट वॉच ऐसी है कि मान लीजिए कि मैं ये स्मार्ट वॉच पहन रखी है मैंने, अब मैं जितने स्टेप चलता हूं, जैसे मैं इधर चला 1-2 स्टेप चला, फिर मैं पीछे भी अगर चला 1-2 स्टेप अगर चला, सो ये स्मार्ट वॉच जो है ये सारे के सारे स्टेप्स क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी। होता है कि नहीं होता। तो यहां पर मेरे पास जो चीज आएगी दैट इज कि मेरे पास मुझे देगा डिस्टेंस। क्लैरिटी आ रही है। एक और चीज समझते हैं, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसा कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे थे। सिर्फ आपको देखना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहां पर है। आप किसी चीज को देख रहे हैं बट आपको
उसका पाथ नहीं पता लग रहा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके लिए पाथ उसका इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको सिर्फ मतलब है कि चीज स्टार्ट कहां से होती है एंड कहां पे हुई, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखी, तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट ही निकालना बेहतर है। ये ऐसे हो सकता है कि जैसे कि अभी आप डॉक्टर नहीं है, आपकी कोई एक इनिशियल पोजीशन है, आपकी एक इनिशियल लाइफ चल रही है, अब जैसे ही आप डॉक्टर बन जाएंगे आपकी लाइफ बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। अब इस जर्नी में आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी होगी। ये जो पढ़ाई करने का रोज मतलब नहीं मन कर रहा फिर भी पढ़ने का जो मन रहता है, ये भी एक स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल फेस होती है। जिस समय पर हमारे हॉर्मोन्स कह रहे हैं कि आप मजे करो, जो दूसरे मजे कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह जो मजे कर रहे हैं, बट ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं ये इसका रिजल्ट आपको लेट मिलेगा। कई लोग जो मजे करते हैं इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंटली मजा आ गया कि अभी आपने रील देखी आपको मजा आ गया, यार ये तो बड़ा मजा आ गया, आपको पता भी नहीं लग रहा बट मजा तो आ रहा है। अब ये डिले वाला मजा है, मतलब आपको एक साथ नीट का 2025 का रिजल्ट आएगा एंड दैट डे यू विल बी लाइक अब आया मजा। जो फिर पीछे के सारे पाप है वो सब धुल जाएंगे। आपने जो कभी कभी बुराई भी करी होगी किसी की या कुछ भी किया होगा, वो भी कहेगा अरे यार ये डॉक्टर बन गया, अब ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहां पर देखिए कि अगर मैंने माना कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, यहां से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से पाथ बहुत ही कर्व्ड पाथ है, ऐसे वो पाथ चल रही है। तो अगर मैं ये पाथ को देखूंगा तो दैट मीन्स कि मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। वो पहुंचने के बाद इस पाथ को ट्रेवल करने के बाद यहां पे पहुंच गया, यहां पे एंड हो गया। अगर मैं यहां से सीधा का सीधा ऐसे ही निकाल लूं तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? एक और चीज देखिए, मान लीजिए कि अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, इफ आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो ये हमारे पास इस तरीके से दिखाता है कि ट्रेन हमारे पास ऐसे जाएगी। तो ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है, आप मुझे बताइए क्या डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है तो वो आप मुझे बताइए क्या वो डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर हमने मान लिया कि कोई प्लेन अगर दे दे, हवाई जहाज, यहां से उड़ा सीधा यहां पहुंच जाएगा, तो प्लेन क्या कैलकुलेट, प्लेन क्या से जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। हेलीकॉप्टर क्या जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि ट्रेन क्या ट्रेवल कर रही है, बस क्या ट्रेवल कर रही है। हमारे पास ट्रेन, बस या फिर आप वैसे चलेंगे तो आप ट्रेवल करते हैं बेसिकली डिस्टेंस। प्लेन की अगर बात करें तो प्लेन भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, इधर उधर घूम के जा सकता है, बट फिर भी हम मान के चलते हैं, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्लेन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से गया और दूसरी ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया। क्या बात ठीक है? मैं लिख ही देता हूं, कंसीडर हम इसको करेंगे प्लेन को या हेलीकॉप्टर रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं। आगे आते हैं। मैं अगर डिफरेंसेस की बात करूं कि डिफरेंसेस हमारे पास क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो सकती है फॉर अ क्लोज्ड पाथ, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टार्ट हुई, ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव करी और ऑब्जेक्ट हमारे पास फिर क्या हुई? एंड हो गई। स्टार्ट हुई, मूव करी, मूव करने के बाद हमारे पास एंड हो गई। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशंस दोनों के क्या होंगे? सेम ही होंगे। डिस्टेंस लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो हमारे पास डायमेंशंस को देख के हम कभी भी डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअल पाथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा तीसरी चीज आपके पास डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। फोर्थ चीज डायमेंशंस हमारे पास सेम रहते हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि मैं यहां पर एक नोट लिख रहा हूं कि डिस्टेंस is always greater than equals to displacement. Distance traveled always increases. Distance traveled always increases. Increase होगा, always increases स्लैश या फिर remain same। अगर मूव नहीं हो रहा है
तो हमारे पास सेम रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डिस्टेंस हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेज या फिर रिमेन सेम। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, या फिर सेम भी रह सकती है। इट प्रॉपरली डिपेंड्स अपॉन कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सीधी जाती है कहीं तक और फिर वापस अगर हमारे पास आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अगर वो सीधी आगे ही आगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तो हमारे पास वो इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास रुक गई, कहीं पर जाने के बाद वो रुक गई, तो यानी कि रिमेन सेम। क्या एलविना यहां तक की बातें समझ में आ गई? गुलशन क्या यहां तक की बातें समझ में आई? जल्दी बताइए, डू लेट मी नो कि यहां तक की बातें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? क्या यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है? क्विक रिवीजन हो गई हमारे पास पार्ट 1 की जो अब तक हमने पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपके पास यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, एक आदमी 50 मीटर नॉर्थ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करते हैं मैं आपको बताता हूं। हमारे पास पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए डायरेक्शंस। आपको यहां पर जो चीज पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए डायरेक्शंस। ये आपके पास ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ। इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे पास होता है। अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होता है। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ओरिजिन आपके पास है, 50 मीटर जा रहा है नॉर्थ, तो 50 मीटर नॉर्थ चले गए। फिर बोल रहा है 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि आपके पास यहाँ पे आप पहुंच गए, तो 40 मीटर ड्यू ईस्ट इधर आ गए। 20 मीटर ड्यू साउथ की आप साउथ की तरफ चले गए 20 मीटर, तो हमने मान लिया 20 मीटर यहाँ पे साउथ की तरफ आ गए। टू रीच द फील्ड, आप फील्ड तक पहुंचे, मतलब कोई गलियां वलियां चल रही होंगी। अब आपको बोला है कि डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, तो कितना डिस्टेंस यहां पर वो चलेगा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑलवेज एड, एक कदम आपने चला वो डिस्टेंस में कैलकुलेट हो जाएगा, जितना आप चलते रहेंगे वो डिस्टेंस में हमारे पास आता रहेगा। तो यहां पे अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, सो डिस्टेंस हमारे पास जो भी चीज इसने चली है वो सारी की सारी चीजें क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो फॉर डिस्टेंस आई कैन से सिंपली कि 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर। मैं ये भी कह सकता था कि डिस्टेंस के लिए तो आपको ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें दे रखी है सबको ऐड कर दो। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपसे डिस्टेंस कभी पूछेगा, यू डू नॉट नीड टू मेक दिस डायग्राम, डायरेक्टली क्या करना है? ऐड करना है। आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। तो हमारे पास कितना आएगा? 90, 90 प्लस 20, 110 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास है 110 मीटर। क्या ये समझ में आया? आगे आते हैं। अब उसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपसे देखिए व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक काम करता हूं भाई, इतनी मेहनत जो हमने करी है इसको डायग्राम को यहीं पर पीछे चिपका देते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अरे यार, नहीं चिपक रहा। ओह, नहीं चिपक रहा, कोई बात नहीं। आई कैन ड्रॉ दिस। 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर साउथ, 20 मीटर, 40 मीटर ईस्ट, ये हमारे पास था। 50 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर। यहां पे हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट पूछिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इनिशियल चीज कहां पर है और फाइनल चीज कहां पर है। आपको बाकी टेंशन लेनी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए जस्ट यू नीड टू नो कि इनिशियल कहां है, फाइनल कहां है।
और इनिशियल से फाइनल तक एक वेक्टर इस तरीके से बना दो। और ये जो ट्रायंगल आपको दिखा है छोटा सा, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इनिशियल और फाइनल यहां पे बना दो, ठीक है। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, बस यही ट्रायंगल आपको अल्टीमेटली निकालना है। यही ट्रायंगल आपको क्या है यहां पर फायदा देगा, ध्यान से देखेंगे भाई। ये आपके पास 30 मीटर, ये आपके पास 40 मीटर, और ये अगर आप पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। 3 4 5 वैसे ट्रिपलेट आपके पास होता है, याद भी होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ से जो ये चीज़ आएगी, हमारे पास आएगा 900 प्लस 1600, ये आपके पास हो जाएगा 2500। 2500 अगर हमारे पास है तो इसका मतलब कि 50 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो ये वैल्यू जो है आपके पास ये आएगी 50 मीटर। तो 50 मीटर की आपके पास डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रही है। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्या बात क्लियर हुई एल्वीना? समझ में आया कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, बोले पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन। क्या एक पार्टिकल जो है हमारे पास वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, गोज अलोंग दी एक्स एक्सिस टू दी पॉइंट हमारे पास। इसके लिए हम एक काम करते हैं, वैसे डिस्टेंस मुझे निकालना है, मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, बट स्टिल आपको समझाने के लिए मैं यहां पे इस तरीके से बना लेता हूं कि हमारे पास एक ओरिजिन है, एक ऑब्जेक्ट चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां से चीजें स्टार्ट कर रही है, इस तरफ चलना स्टार्ट करता है, और कहां तक पहुंचता है 20 मीटर 0 तक। ए लोकेशन मान लीजिए, यहां से चल के इधर पहुंचेगा, एंड देन रिटर्न्स। उसके बाद क्या कर रहा है, वापस आ रहा है अलोंग दी सेम लाइन, यहीं से वापस आ रहा है। और ये जो पॉइंट आपके पास है, ये है -20, 0, ठीक है। यहां से आया और वहां पे वापस आ गया -20 मीटर तक। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। आप इस ट्रिप में हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है। ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से लेकर जब वो यहां तक गया तो 20 मीटर उसने ट्रेवल किया, फिर जब दोबारा यहां तक आएगा 20 मीटर तो हो चुका होगा, और 20 मीटर यहां पर भी हो चुका होगा। देखिए 20 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर प्लस 20 मीटर, 60 मीटर। 20 + 20 + 20 तीन बार ट्रेवल कर रहा है, तो डेट मीन्स माई आंसर इज 60 मीटर। क्या बात समझे? आर यू गेटिंग इट एल्वीना? क्या समझ में आ रही है बातें? कैसे चल रहा है वो समझ में आ रही है? द अप्रोच विच वी आर यूजिंग। अप्रोच क्लियर है? आइए आगे आते हैं। सेम सेम क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास है, बीच में हमने माना कि ओरिजिन हमारे पास है। इसको मान लिया ओरिजिन है। बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर 0। आपके पास ये वाला पॉइंट गया कहां तक, ये लोकेशन है, और ये लोकेशन कितनी है 20 मीटर 0। फिर यहां से वापस आ रहा है, और आपके पास वापस जाता हुआ रिटर्न, रिटर्न कहां तक पहुंचा है, -20, 0 तक पहुंचा है, यहां तक पहुंच गया। ये है -20, 0। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे एक चीज का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट ये था,
और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं कहीं से घूम के आया हो, कैसे भी गया हो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही हमें चाहिए। तो ये आपके पास कितना है, 0 से 20 मीटर। काम खत्म, आगे आ जाइए। चलिए, एक ब्रेन आपको यहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन मैंने दिया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग घुमा देगा। बोला है कि एक एंट है, चींटी। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं वो दो दो तरीके के इंसेक्ट मैं मेनली क्लासिफाई कर सकता हूं। एक ऐसे इंसेक्ट जो उड़ सकते हैं, जिनके पास पापा की परी होते हैं, हमारे पास वो चीजें उड़ सकती हैं। और एक इंसेक्ट हमारे पास होता है जो सिर्फ चल सकता है, दे हैव लेग्स, सिर्फ उनके पास लेग्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर कुछ फ्लोट भी कर सकते होंगे, है ना। उन सब चीजों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी दो चीजों की मान रहे हैं, पानी में हम नहीं जा रहे हैं, टेरेस्ट्रियल चीजें। तो हमारे पास एंट है, एंड इज एट द कॉर्नर, एक कॉर्नर पर है ऑफ अ क्यूबिकल रूम, एक क्यूबिकल रूम हमारे पास है साइड ए का। सो लेट मी ड्रॉ वन क्यूबिकल रूम। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। और ये जो क्यूबिकल रूम है, इसकी साइड देखिए आपको ए। द एंड कैन मूव विद कांस्टेंट स्पीड, तो एंड जो है हमारे पास वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर सकती है यू से। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द एंड टू रीच द कॉर्नर, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द एंड टू रीच द फारदेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर यानी कि एक कॉर्नर से स्टार्ट हुई, यानी कि मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम यहां पे ले लेगी। ठीक है, तो टाइम का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, अगर मुझे टाइम निकालना है, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड, यही बोल सकते हैं। जो भी रहेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड आपको दे रखी है कि u है। आप बस डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब वो यहां से उस पॉइंट तक पहुंच जाएगी एंड हमारे पास। और साइड जो है वो आपको साइड भी जो दे रखी है, दैट इज ए। साइड आपके पास जो है वो ए साइड दे रखी है, तो कैसे चीजें चलेगी। एंड जो बेसिकली आपके पास चलेगी, कैसे चलनी चाहिए। समटाइम्स एल्विना, इफ यू आर इन द क्लास प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर करो, सही गलत जो भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें क्वेश्चन दिखता है तो वी रेस्ट्रिक्ट आवर माइंड, हम अपने माइंड को बहुत बार रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अच्छा ऐसे ही चलना चाहिए। बट आप ये मान के चलिए कि वो जो एंट है वो एक इंसेक्ट है और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगी नहीं, वो कुछ भी अपनी मर्जी से चल सकती है। बट एक पाथ ऐसा है जिसमें उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगेगा, वही पाथ आपको यहाँ पे निकालना है। एक पाथ हमारे पास ऐसा है जिसमें उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगेगा और वही पाथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो इंसेक्ट है वो ऐसे चलती है, तो पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। भाई आप ऐसे पहुंचेगी हमारे पास, उड़ के नहीं गई, नीचे से गई है। अब नीचे से गई है तो समझना इसे कि कैसे हमारे पास रहेगी। मैं उसी चीज को बता रहा हूं कि अगर हमारे पास नीचे से गई है तो कैसा रहेगा। भाई एक आपके पास ब्लॉक ऐसा है, देखिए अल्टीमेटली आप सोचिए कि कितने चीजों को ये कवर कर रहा है। तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां तक पहुंचना था। देखो एक ही स्क्वायर है ना, मतलब मैं इसको इसी को देख रहा हूं कि एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये। भाई एक स्क्वायर इसको ये वाला कवर करना है, स्क्वायर वन, और एक स्क्वायर इसको ये वाला कवर करना है, दो ही स्क्वायर तो कवर करने हैं। स्क्वायर वन और स्क्वायर टू, दो ही स्क्वायर तो कवर करने हैं। तो यहां से चलेगा
और एंड को सीधा ही चलना है, तो मेरे पास मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक सीधा पहुंच रही है, सीधा हमारे पास पहुंच जाएगी। बस यही यही आपको निकालना है। देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ए, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो आप अगर इस डिस्टेंस को निकालेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यानी डिस्प्लेसमेंट को आप बोल सकते हैं 4a² प्लस a²। यानी आप इसको डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास है √5 टाइम्स ऑफ ए। क्या बोल सकते हैं, √5 टाइम्स ऑफ ए। और डिस्प्लेसमेंट जब आपके पास √5 टाइम्स ऑफ ए है, तो आपके पास ये जो आंसर रहेगा टाइम का, टाइम आपके पास आ जाएगा √5a डिवाइड बाई यू। ये आपके पास आंसर हो गया। डेट मीन्स कि आंसर हमारे पास इसका है √5 डिवाइड बाई यू। ये इसका आंसर है। क्या समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हमारे पास ये जो एंट है चल रही है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कि एंट इज एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल रूम थी हमारे पास, साइड इस तरीके से था, और एंट चलेगी तो कैसे चलेगी, हमारे पास दो स्क्वायर्स इसको कवर करने थे, इतने में आपको चीजें सोचनी थी। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ओलंपियाड का क्वेश्चन है। 9th-10th का बच्चा जब ओलंपियाड का पेपर देता है तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, और उसका आंसर हमारे पास ये है। ठीक है, आप तो फिर भी 11th-12th पढ़ चुके हैं, और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन था। आइए एक और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को और करिए। इस ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ and then 20 meter towards east and finally 30 by √2 in southwest direction. The displacement of the person from the origin will be. याद करिए जो मैंने अभी आपको बताया, आपको फॉर दैट डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। तो मैंने इसको लिया ईस्ट, इसको लिया वेस्ट, ये हमारे पास है नॉर्थ, और ये हमारे पास है साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे पास हो गया। अब देखिए आपके पास चीजें कैसे चल रही है। आपके पास चल रहा है अ पर्सन मूव्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ चला गया। देन 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट चला गया। एंड फाइनली 30 √2। ध्यान से देखेंगे, इसी का सारा कमाल है। तो पहला आपके पास 30 मीटर नॉर्थ, फिर आपके पास 20 मीटर ईस्ट, एंड देन बोल रहा है कि 30 √2 आपके पास फाइनली इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि आपके पास ऐसे चल रहा है 45 डिग्री पे, और कहीं यहां पे आके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज पूछी आपसे। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये आपके पास एंड पॉइंट है। एक स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये आपके पास एंड पॉइंट है। अब इसमें पता है क्या समझना है आपको, ये जो 30 √2 दे रखा है, इसी चीज को आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो 30 √2 दे रखा है ना, इसी का मतलब समझना है कि क्या होता है। देखिए अगर मैंने माना कि मेरे पास यहां से 30 मीटर, और ये मैंने माना कि 30 मीटर, आपके पास इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि ये भी 30, ये भी 30, तो ये जो आपके पास आएगा ये 30 √2 होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री पे होगा। पाइथागोरस, पाइथागोरस भाई, कि ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 30 है, इसको अगर मैं निकालूंगा, मतलब 30 30 मेरे पास है, तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, और इसको अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 √2 हो जाएगा। तो यहां पर भी आपके पास ऐसे ही है। अब ध्यान से देखेंगे, तो ये 20 था, इसका मतलब यहां से 10 मीटर होगा। देखिए ये 30 था,
यहां से मैं कह सकता हूं ये 30 मीटर है, और ये भी 30 मीटर मेरे पास होगा यहां पे भी, तभी जाके ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास है ये 30√2 मीटर होगा। सो आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आपको पता लग गया कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये कितना है, ये आपके पास 10 मीटर। ठीक है, और कहां चल रहा है, कहां चल रहा है ये, नॉर्थ से, सेंटर से अगर मैं लेके चलूं तो वेस्ट की तरफ है, तो आप कहेंगे 10 मीटर अलोंग वेस्ट, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 10 मीटर अलोंग वेस्ट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? क्लैरिटी आ रही है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अब इसके बाद पूरा हो चुका है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके बाद पूरा हो चुका है। नाउ द ओनली थिंग व्हाट इज लेफ्ट, आपकी प्रैक्टिस। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस में हम एक्चुअल पाथ लेते हैं जो एक पर्सन चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में जस्ट वी कंसीडर्ड इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, हमारा काम पूरा हो जाता है। आगे आते हैं। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। सो वी यूजुअली कम्स अराउंड एवरेज स्पीड, हमारे सामने आएगा एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड ऐसा मान के चलिए कि आप अपने घर से निकलते हैं, आपको अपने स्कूल, अपने कॉलेज या फिर अपनी कोई भी लोकेशन ऐसी है जहां तक पहुंचना है। तो जब आप घर से निकलते हैं तो आप अपने किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, खुद भी पैदल पैदल भी अगर आप चल रहे हैं, तो आप धीरे 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 स्पीड आपने बढ़ाई। फिर कई जगह ऐसा हुआ कि रेड लाइट आ गई, आप कहीं पर रुक गए, किसी से बातें करने लग गए, फिर आप दोबारा से चलना स्टार्ट कर गए। तो आपने अपना जहां से स्टार्ट किया था और जहां तक आप पहुंचे वहां तक एक पर्टिकुलर टोटल टाइम लिया होगा और कुछ डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया होगा। तो बस वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम अगर मैं कर दूं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, मल्टीपल टाइम्स आप देखिए यहां पे बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स रहती है, टाइम डिस्टेंस वाले में बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स रहती है, और मैं इतनी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता सकता हूं कि आपने कभी सोची भी ना होगी कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बट इट यूजुअली कि आपको वो चीज याद नहीं रहेगी बिकॉज आप सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, आपको सिर्फ काइनेमेटिक्स के ही क्वेश्चंस नहीं करने हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है, और बहुत सारी चीजें जब सॉल्व करनी होती है तो आपके पास टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप चीजें कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहां पर हमारे पास टाइम ऑफ हॉल्ट, जो चीज रुक रही है उसको भी आप कंसीडर करते हैं टोटल टाइम में। ठीक है, टाइम ऑफ हॉल्ट नोट करके लिखिए, नोट टाइम ऑफ हॉल्ट, डिले, ऑल एड्स अप इन टोटल टाइम। आपके पास सारी की सारी चीजें जो हैं वो टोटल टाइम में आपके पास ऐड होगी। ठीक है, ऑल एड्स अप इन टोटल टाइम, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो टोटल टाइम में आपके पास ऐड होगी। क्या बात समझे? अब जैसे ही ये गाड़ी होती है, अगर हम मान के चले ट्रेन हमारे पास होती है, तो ट्रेन जब चलना स्टार्ट होती है, एक स्टेशन से ट्रेन चलती है, जब वो ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगी, फिर हो सकता है ट्रेन कहीं पर जाकर रुक जाए, स्टेशन पे नहीं, कहीं पे बाहर ही रुकी हुई है, इवन स्टेशन पे रुकी हुई है, अगले स्टेशन तक पहुंची। तो पूरी जो जर्नी रही उसमें होल्ड टाइम भी रहता है, स्टेशन पे कई जगह 5 मिनट रुकती है ट्रेन, कई जगह 2 मिनट रुकती है, कई जगह आधा घंटा रुकती है, कई जगह एक एक घंटा रुक जाती है। तो ये सारा टाइम आपका वहां पे कैलकुलेट होता है और फिर जाके एवरेज स्पीड निकाली जाती है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है
समटाइम्स आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप बात कर रहे हैं एट दी पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और मैं मान लीजिए गाड़ी चला रहा हूं, है ना, कि 80 जिससे जितने जावांगे गड्डी मोड़ांगे। हमने गाड़ी निकाल ली और गाड़ी निकालते वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अरे वाह बड़े मजे आ रहे हैं, नीट 2025 बड़ा जबरदस्त एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करेंगे कि फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लेके आने वाले सब स्टूडेंट मनोज सर के रहेंगे। तो मैंने एकदम से अपनी स्पीड देखी, अरे 180 की स्पीड चल रही है गाड़ी की। फिर हमने इधर उधर देखा, अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हमारी स्पीड जो होगी वो 160 की हो गई है। तो आपने अगर ऐसे गेम खेले होंगे, आपने कोई भी रेसिंग गेम अगर खेले हो, रेसिंग कार के अगर आपने कोई गेम खेला हो, तो रेसिंग कार का गेम ले लो, या फिर आप जब ड्राइव करते हो उस ड्राइविंग का ले लो। तो आपके पास यहां पे क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। यू हैव अ स्पीडोमीटर। तो आपकी नजर जैसे ही स्पीडोमीटर पे पहुंचेगी तो वो आपको एक इंस्टेंट इंस्टेंट उस टाइम पर जब आपकी नजर गई है उस टाइम की स्पीड बताएगा कि कितनी स्पीड चल रही है। क्या बात समझे? अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिफरेंशिएशन करते हैं यहां पे dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेफरेंस टू टाइम। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया था। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास x, एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास है ना x दिया हुआ है, आपके पास x जो है वो दिया हुआ है कि x जो है आपके पास 4t² प्लस 3t प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है और आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मैं v को कह सकता हूं कि v इज इक्वल टू dx बाई dt, और इसी को हम अगर करेंगे तो पावर आपके पास आगे आ जाती है, आप इसे लिख सकते हैं 8t प्लस 3। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो हम v को t की जगह पर 1 सेकेंड पुट कर देंगे, आपके पास 1 प्लस 3, तो 8 9 10 11, तो 11 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या है, यहां पर आंसर आ जाएगा। क्या बात समझे? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो ऐसे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसमें हम ये काम परफॉर्म करेंगे। आगे आते हैं और अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन भर भर के आपके सामने आएंगे। एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हमारे पास सिंपल सा ये होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, हम यहां पर अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, सो वी एवरेज हमारे पास रहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, सिंपल सा, आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी कितने टाइम में, आप उसको यूज कर दीजिए, आपके पास सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक वार्निंग है यहां पर, मैं आपको एक वार्निंग भी दे रहा हूं। वार्निंग यहां पर ये है, कई बार होता है आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है
और दो वेलोसिटी आपको दे दे, तो आप ऐसा काम बिल्कुल नहीं करिए कि दो वेलोसिटी को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दे। तो ये काम आपको नहीं करना है, सिंस द वेलोसिटी आर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी जो है आपके पास अलग अलग जगह की हो रही है और इनके वेलोसिटी के जो डायरेक्शंस है वो अगर अलग रहेंगे तो आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते। मे बी यूज्ड, मे बी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे रहेगा जहां पे इस फॉर्मूले को यूज करके आप आंसर निकाल पा रहे होंगे, बट आपको कॉशियस रहना है जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं कि आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब कहां कहां यूज करना है उसको भी हम आगे देखेंगे। पहले हम चीजें सीख लेते हैं कि कैसे कैसे जो बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज है। आज का काम हमारा ये है कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता लग जाए, समझ में आ जाए, एंड नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो काम करेंगे बढ़िया तरीके से, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी अगर बात करें, यहां पर देखिए आपसे बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता है, यानी कि जैसे स्पीडोमीटर हमें स्पीड देता है, वेलोसिटी नहीं दे सकता, बिकॉज वेलोसिटी के लिए डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो वेलोसिटी को हम अगर वैसे निकालना चाहें तो हम यहाँ पे डायरेक्शंस के हिसाब से हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी मीटर हमारे पास जनरली गाड़ियों में नहीं लगे रहते हैं। वेलोसिटी जो आपके पास होती है, वेलोसिटी आपके पास रहेगी, यहां पे भी हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे, ds बाई dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें कभी भी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें कभी भी निकालनी है तो यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। बस आप ये चीज ध्यान रखिए कि कभी भी हमारे पास अगर, ऐसा भी समझ लीजिए कि कभी भी अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस की बातें अगर हो रही है तो इंस्टेंटेनियस की बातों का मतलब यह है कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे आते हैं। अब आपके पास है एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हमारे पास रहेगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम ड्यूरेशन जितना भी रहेगा, कितने देर में हमारे पास चेंज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम आप करेंगे। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय जो भी टाइम ड्यूरेशन आपके पास रही थी। ठीक है, और अगर ये तो हमने एवरेज की बात करी, इंस्टेंटेनियस की अगर बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आप डिफरेंशिएशन कर देंगे dv बाई dt। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है dv बाई dt कर दो। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास a dv बाई dt था, अगर मैंने इसी को यहां पर क्या किया, ऊपर नीचे अगर मैंने dx और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, समटाइम्स ऐसा रहता है कि वेलोसिटी का जो हमारे पास फंक्शन है वो हमें टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं दिया होता, हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में देके रखता है। तो उस समय पर हम इस चीज का यूज करेंगे, dx और dx से अगर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दिया, और आपके पास ये जो dx बाई dt है इसको आप कंसिडर कर लीजिए। तो ये जो आपके पास dx बाई dt है इसको लिखिए, तो ये आपके पास आएगा dx बाई dt, और ये जो आपके पास है ये है dv बाई dx। dx बाई dt जो आपके पास है, इस dx बाई dt को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी, और dv बाई dx जो है इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो या तो इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो, सेकेंड को भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो ये दो तरीके हैं जिसका हम मल्टीपल टाइम्स क्या करेंगे, यूज करेंगे जब हमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी होगी। इज इट क्लियर माई डियर, कैसे हम अप्रोच करेंगे? अब आपके पास जो बेसिक टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजीज जो आपको चाहिए थी काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, आपको वो पता लग चुकी है। अब बाकी जो है वो है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चंस में चीजें जो है वो हैंडल आपको कैसे करनी है। तो यहां पर देखेंगे आपके सामने, मैं आपको एवरेज का एक कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलता हूं, क्योंकि एवरेज हमारे पास काफी ज्यादा यूज होता है। कॉन्सेप्ट एवरेज,
वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके पैटर्न्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, पहला, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल स्पीड, या मैं कह सकता हूं विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल स्पीड्स, विद डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है ए, आपको बी पॉइंट तक पहुंचना है। ए आपके पास है, आपको बी पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे रखा है, सबका डिस्टेंस मैंने मान लिया कि एक्स एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स एक्स एक्स, सो ऑन चल रहा है, ये भी एक्स है। एन पार्ट्स के, एन इक्वल पार्ट्स है, आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एन इक्वल पार्ट्स है। एन इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस को आपने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। एन इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस को आपने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और जो वेलोसिटीज आपके पास चल रही है, वेलोसिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहले वेलोसिटी v1 थी, दूसरे में v2 थी, v3 थी, v4 थी, v5 थी, इस तरीके से सोन चल रही है, आपके पास vn वेलोसिटी तक आ रही है। आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी आपको जो है फाइंड करनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की अगर हमसे बात करी जाए, है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, या एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, एवरेज स्पीड का बता देते हैं, क्योंकि फिर आप यहां पे डायरेक्शंस को भी सोचेंगे। तो एवरेज स्पीड मैंने बोल दिया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या होगी, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सिंपल सा यही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अब आप ये कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, भाई एन इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो मैं कह सकता हूं एन एक्स मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमारे पास नहीं निकल पाएगा, टाइम यहां पर देखिए सबका टाइम अलग अलग है। पहले वाले पार्ट में मान लीजिए T1 टाइम ले रहा है, दूसरे वाले पार्ट में T2 टाइम ले रहा है, तीसरे वाले पार्ट में T3 टाइम ले रहा है, इस तरीके से सोन चल रहा है, और Tn तक मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि वी एवरेज, तो वी एवरेज को यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास वी एवरेज आएगा एन एक्स डिवाइड बाय टाइम वन। देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहीं से अगर आप टाइम निकालना चाहें तो टाइम आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सो ये जो टाइम आपके पास है, ये आपके पास होगा एक्स बाय वी1 प्लस एक्स बाय वी2 प्लस एक्स बाय वी3
डॉट 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 एक्स बाय वी एन, यही चलेगा। ठीक है, अब ये जो चीज आपके पास है इसमें आप x को कॉमन ले सकते हैं, और x को कॉमन लेके n को यहीं रखिए। ये जो x आपके पास है x को कॉमन ले लीजिए, x इधर भी है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/v1 प्लस 1/v2, तो ऑन सो ऑन 1/vn। और ये जो x और x है, इस x और x को आप कट कर सकते हैं, है ना। बेसिकली v एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास ऐसे सिनेरियो में यही होता है। तो v एवरेज जो आपने लिखा है जनरल टर्म में, हम ये कह सकते हैं कि v एवरेज इस सिचुएशन में यही होगा n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस सोन 1/vn। ये आपके पास vn का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, वी एवरेज का फॉर्मूला रहेगा। अब इसके कई सारे पैटर्न्स आएंगे, मल्टीपल पैटर्न्स। मतलब इसी में अगर मैं आपको ये बोलूं तो हमारे पास ऐसा रहेगा कि यहां से ऑब्जेक्ट जो है आपके पास इसी का, मतलब जो हमने अभी किया है उसी का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न आपके पास आता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रेवल कर रही है, उसी का 2 इक्वल डिस्टेंस है विद डिफरेंट स्पीड, विद डिफरेंट स्पीड अगर आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ये ऐसे। तो मेरे पास अगर 2 इक्वल डिस्टेंस है, मैंने माना यहां से यहां से यहां से यहां तक गएगा, ए से बी तक अगर कोई चीज जा रही है, एक्स डिस्टेंस है और ये भी एक्स डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक v1 वेलोसिटी, यहां से लेकर यहां तक v2 वेलोसिटी। यही आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि यहां से लेकर यहां तक आपके पास x डिस्टेंस, यहां से जब जाता है v1 वेलोसिटी, यहां से जब जाता है v2 वेलोसिटी। अब आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो अभी आपको पता है कि फॉर्मूला होता है n/1/v1 प्लस 1/v2, दो ही चीजें हैं। n की वैल्यू को 2 डाल दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 2v1 प्लस v1 v2, यानी कि v एवरेज आपके पास आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर 2 इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम मल्टीपल टाइम्स यूज भी करेंगे, मैंने यहां पे रख दिया। अब ऐसा ही फॉर्मूला आपके पास एक और होता है बी। अगर मैंने बोला कि 3 इक्वल डिस्टेंस है, अब की बार 3 इक्वल डिस्टेंस आ गया आपके पास, 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, स्पीड जो है वो डिफरेंट चल रही है विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, अलग अलग स्पीड आपके पास चल रही है, बट 3 इक्वल डिस्टेंसेस आपके पास है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसको हमने कहा ए,
ये पहुंचा बी तक, बी से फिर पहुंचा सी तक, फिर पहुंचा डी तक। आपके पास ये एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस आपके पास, ठीक है। सो वी एवरेज की हम बात कर रहे हैं कि वी एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा। सो वी एवरेज आपके पास कितना रहेगा भाई, वी एवरेज इस केस में आपके पास तीन डिस्टेंस में बराबर हुआ है, तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं कि 3, ये v1 v2 v3 आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा v1 v2 v3 ऊपर की तरफ, और यहां पे आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये आपके पास हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, ये जो मैंने अभी आपको कराया कि अगर हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस हैं, अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस बट अनइक्वल स्पीड्स हमारे पास है, तो कैसे चीजों को निकालते हैं। तो दिस इज द वे कि हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। आप नीट का एक पीवाईक्यू भी देखेंगे, वहां पर आपको चीजें जो है वो कैसे दे रखी होगी। आपको नीट का पीवाईक्यू अगर हम देखेंगे, आपको वहां पे दिखेगा n/v average is equals to 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस दिस 1/vn, ठीक है। तो आप ऐसे भी चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, आपके पास सेम ही चीज रहेगी। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पीवाईक्यू में डायरेक्टली इस चीज को यूज किया गया है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको ये चीज बताई कि हमारे पास इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट पैटर्न आपके पास हो सकते हैं, यहीं से जो हमने काम किया है कि अगर आपके पास ऐसे रहेगा तो आप ये दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर दो इक्वल डिस्टेंस रहेंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा। दिस फॉर्मूला इज सो इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आपको लर्न करना ही है, मतलब पहले वाला लर्न कर लेंगे तो ये भी अपने आप लर्न हो जाएगा, फिर ये भी लर्न हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, बहुत ही रिसेंटली जेई मेंस में आया था, जेई मेंस में आया था, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और ऐसा देखा गया है कि जेई मेंस के क्वेश्चन जो है वो नीट में डाल देते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि फैकल्टी वही है एनटीए के पास ना, नई फैकल्टी नहीं है। तो देखिए यहां पे बोल रहा है कि कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x विद स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस। देखिए पकड़नी क्या चीज होती है, आपको ये पकड़ना होता है, सेम डिस्टेंस आपके पास है x विद स्पीड v2 इन दी सेम डायरेक्शन। एवरेज स्पीड आपके पास क्या होगी, अभी हमने निकाला कि एवरेज स्पीड आपके पास क्या हो जाती है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास जेई मेन 2023 में आया है। कैसे दे रखा है, आपसे पूछा है अ व्हीकल 4 किलोमीटर विद स्पीड दिस मच, फिर एंड अनदर 4 किलोमीटर सेम दोबारा से विद स्पीड दिस मच। एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको पता है वी एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास 2v1 v2, दो ही चीजें तो थी, v1 प्लस v2 आपके पास होता है। इसी फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, आपके पास 15/4 है ना, 4 3 12, यानी कि 3.75 आपके पास आंसर आ गया। क्या बात समझे, मतलब दिस इज सो इजी कि आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं, अगर आपको चीजें याद हैं तो आपकी स्पीड जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। फिर देखिए ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 2023 का है। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड के अभी रिसेंटली के एग्जाम में, जेई एग्जाम में आ रहे हैं, आपके नीट एग्जाम में आने के सिमिलर क्वेश्चंस के चांसेस हैं। और ऐसा देखा गया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही आ जाता है। एक काइनेमेटिक्स का प्रीति वाला क्वेश्चन है, एस्केलेटर वाला, वो जेई मेंस में आया था, अगले 2 साल के बाद वो हमें दिख गया कि नीट के एग्जाम में आ गया। तो यहां पर देखिए बोला है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1, कि एक ऑब्जेक्ट स्पीड v1 से मूव करती है, फिर v2 से मूव करती है, फिर v3 से मूव करती है along a line segment AB, BC and CD। v1 v2 एंड v3 से मूव करती है AB, BC, CD पे। बोला है AB BC के बराबर है, मैंने इसको x माना तो ये भी x है। और फिर बोल रहा है कि AD 3 AB के बराबर है, यानी कि जो AD आपके पास है यहां से लेकर यहां तक, ये थ्राइस ऑफ AB है, यानी कि 3x है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी x है। एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, और आप देखिए कि 3 इक्वल डिस्टेंसेस आपके पास हुए, 3 इक्वल डिस्टेंस आपके पास हुए और अलग अलग स्पीड आपके पास चल रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फॉर्मूला होगा डेट विल बी 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 v2 v3 v3 v1। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 को 3 के साथ करिए, 3 को 1 के साथ करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर 1/3 ऑफ द टाइम एंड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फॉर द रिमेनिंग टाइम। अब आपके पास टाइम को, जो टाइम हमारे पास है उस टाइम को डिवाइड कर रहा है, अब डिस्टेंस को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये भी आप ध्यान करके रखिए कि टाइम जब डिवाइड करता है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब आपके पास चीज जो चल रही है उसको देखिए। हमारे पास एक स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पे एक टाइम आपको दे रखा है कि टाइम आपके पास है t/3, टाइम t/3 तक चलता है। फिर एक स्पीड आपको दे रखी है, ये है 15 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम आपको दे रखा है वो आपके पास दे रखा है रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम का मतलब कि 2t/3 होगा, अगर टोटल टाइम t हम मान के चल रहे हैं। फिर बोला है कि एवरेज स्पीड आपको क्या करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है कि एवरेज स्पीड आपके पास क्या होगी। मैंने आपको कई बार कहा, हीरो बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब चीजें पूछी जाए आप बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से चलेंगे, आपके पास आंसर्स निकलते रहेंगे। एवरेज स्पीड आपके पास होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड आपके पास होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम में मैंने मान लिया कि टी है मेरे पास, डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास स्पीड इंटू टाइम रहती है। x1 की अगर हम बात करेंगे तो 30 इंटू t/3। x2 की अगर बात करेंगे तो x2 हमारे पास रहेगा 15 इंटू 2t/3। भाई ये तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस x2, कि पहले में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइड बाय टी। और बस इसी को लिख दीजिए, ये आपके पास आएगा 10, 5, 5 टू 10, 10t, 10t, 20t, है ना। ये आपके पास आ रहा है 20t डिवाइड बाय टी। ये कट हो गया, आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। आसान है। आसान है कि नहीं है? मतलब बेसिक से अगर सोचेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और बेसिक के अलावा अगर आप चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास एवरेज का खत्म हो जाएगा कि एवरेज स्पीड आपके पास कैसे निकलेगी। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, जेई मेंस में ही आया था 2023 में। एवरेज स्पीड के ऊपर ही है, बट वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप में आया था। तो जेई में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मींस देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पे ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है, यहां पर देखिए। बोला है कि एक हॉर्स राइडर आपके पास है, कवर करता है हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस मच। ऐसा हमारे पास दे रखा है, एक हॉर्स राइडर है, x/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड इसके पास है 5 मीटर पर सेकेंड। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद स्पीड, हाफ टाइम यहां पे लेता है, t/2 टाइम यहां पे लेगा। t1/2 टाइम लेगा, स्पीड जो यहां पर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और हाफ टाइम हमारे पास चल रहा है, स्पीड आपको जो दे रखी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अदर हाफ के लिए वही पूछा है कि डिस्टेंस, मीन मीन स्पीड ऑफ द राइडर, एवरेज जो आपके पास आ रही है वो आ रही है, यानी कि एवरेज स्पीड ही आपको निकालनी है। सो वी एवरेज आपको पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो x है। टाइम की अगर बात करेंगे तो एक टाइम आपके पास यहां से आएगा, है ना, और एक टाइम आपके पास यहां से आएगा। ठीक, इस टाइम को निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये आपके पास हो जाएगा x/10, और
ये वाला जो है इसके लिए देखिए आप यहां पर पहले ये निकालिए कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस हमें पता है कि x डिस्टेंस है, और डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करिए तो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा 10 इंटू T1/2 प्लस, क्योंकि टाइम की बात हो रही है ना, टाइम हमारे पास कितना है, तो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू T1/2, दूसरा आपके पास आएगा 15 T1/2, यानी कि आपके पास आ गया 25 T1/2, और T1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x डिवाइड बाई 25। बस यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v एवरेज इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय x/10 प्लस 2x/25। ठीक है, सो 25 हमारे पास है और 10 है, तो कितना एलसीएम ले ले भाई, 50 x 50 अगर मैं एलसीएम लूं यहां पे आएगा 5x प्लस 4x ना, ये ऊपर चला जाएगा 5 और 2 4। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 50 x डिवाइड बाय 9x। ये आएगा एलसीएम, हमने शायद गलत ले लिया है, एक काम करते हैं, 25/2 है और 10 और 50 का एलसीएम हमें लेना है। 10 25 5 5 टू 10, 5 5 जा 5 और 2 5 टू 10 और 50 ही आएगा। सो यहां पर हमारे पास आएगा x, ये आएगा 50 5x प्लस 4x 50x डिवाइड बाय 9x, ये कट जाएगा, 50/9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू हमें ये जो है वहां पे फाइंड आउट करनी थी। आई थिंक कि कुछ कैलकुलेशंस हमने यहाँ पर कुछ गलती ना कर दी हो। आपके पास जो टाइम रहा, हाफ द डिस्टेंस 5/2, 25/50, 5 5 6 7 8 9। ठीक है, सो मतलब इस तरीके से आपके पास क्या है, ये जो आंसर हमारे पास आया है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो ऊपर की तरफ जो आनी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 50, बट एक ये 7 नीचे की तरफ 7 आना चाहिए था, 5 इधर रखा मैंने, 7 मेरे पास आना चाहिए था, 7 नहीं आ रहा है। सात आना चाहिए था, 10 15 25 2x/25। ठीक है, चलिए x की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हमने कर दी है, नहीं तो x/7 यानी कि 50/7 आपके पास आना चाहिए था। मैं इसको दोबारा से करें क्या हमारे पास, एक मिनट, देखिए हमारे पास क्या चीज चल रही है। यहाँ पर मैंने ये कहा कि हमारे पास शुरू में एक हॉर्स राइडर है, कवर्स कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड से उसने आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यानी कि x/2 डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अगला जो हमारे पास है, अगला x/2 जो डिस्टेंस है, ओके ओके, एक एक मिस्टेक कर दी, अगला जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितना है, x/2 है ना, तो x/2 हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये हमने x/2 अगर यहाँ पे कंसिडर किया तो 25/2 हमारे पास है, तो वो कट हो गया, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये x/25 आएगा, और बस यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे x है, t अगर आपके पास है तो t आपके पास है x/10, और ये आपके पास है x/25,
x बाय 25 आपके पास है, और यहां से ये आपके पास x 50 आपके पास एलसीएम, यहाँ पे आपके पास आएगा 5x और ये आपके पास आएगा 2x, तो आपके पास आ गया 50x डिवाइड बाय 7x, ये कट हो गया। आपके पास v एवरेज की वैल्यू आ गई, v एवरेज आपके पास आ गया 50/7, और v एवरेज अगर 50/7 आपके पास है तो इसका मतलब कि आपके पास x की वैल्यू है 50, x की वैल्यू आपके पास 50 यहां पर आ गई है। ठीक है, मतलब यहां पे बराबर बराबर का डिस्टेंस तो मैंने अगर ये x/2 ले लिया तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए हमारे पास, x/2 होना चाहिए था। और इसी डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया है कि डिस्टेंस जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम 2। इन दोनों के साथ हमने क्या किया, इसको कंपैरिजन कर दिया। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यहां से पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि एवरेज स्पीड आपके पास है डिवाइडेड बाय आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड आपके पास है, और फिर इसके अलावा पूछे कि एवरेज वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी। वेलोसिटी देखिए आपके पास कम भी हो सकती है, बट स्पीड हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो मैं इसकी वैल्यू बोल सकता हूं कि हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास ये रहेगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे के जो पार्ट हैं इसको फिर हम नेक्स्ट में करेंगे, मतलब जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले हैं। आज जो हमने काम किया है इसके ऊपर हमने एक एवरेज स्पीड का काम कर लिया, कल भी मैं कुछ एवरेज स्पीड के ऊपर आपको चीजें करवा के फिर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर आएंगे। कल की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो होमवर्क ये है कि सबसे पहला काम कि आपको करना है सॉल्व अपना डीएसए, और दूसरी चीज यहां पर ये है कि आपके पास जो नीट के पीवाईक्यूज है ना, नीट के पीवाईक्यूज जो आपके पास है, उस पीवाईक्यूज में आप एक टॉपिक जो हमने टॉपिक कर लिया है टिल टॉपिक कवर्ड इन क्लास, उसको भी करिए। साथ के साथ ये काम जरूर करते रहिए, बिकॉज आप देखेंगे कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तभी जो बच्चे की स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहती है, तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड क्लास को लाइव ही ज्वाइन करो, एल्वीना एंड गुलशन। चलिए सो बस यहीं पर एंड करते हैं।